Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I am back with it another session for NDA 2 and 1 2020 Mathematics Set A paper solving और ये है हमारा पार्ट 5 सेशन जो कि स्टार्ट होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 81 से। अगर आपने पार्ट 1 to 4 नहीं चेक किए तो आप वो चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। So you can find the playlist link in the description. Click there. You would find all the videos in one place to go through for the NDA 2 and 1 2020 मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम ये क्वेश्चन 81 जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन दी लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी कंसेप्ट। यहाँ पे हमें दिया था एफ एक्स जो कि बताया गया है साइन एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज एन रियल नंबर एक्स इज a real number is to be continuous at x equal to 0 then what should be the value of the function at x equal to 0। हमें क्या बताना है, हमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस बताना है x equal to 0 पे। तो हमें क्या डिफाइन होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि आपने कंटिन्यूटी तो पढ़ के रखा है। व्हाट इज अ कंटिन्यूटी? इट्स लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equals to limit x tends to 0 plus f of x is equals to value of the function at 0। जब ये satisfy होता है then we say that the function f is continuous, we say that function f is continuous at x equal to 0। तो यहाँ पे हमें फंक्शन को continuous बताना है और हमें पता है कि लिमिट x tends to 0 of साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये 1 होता है। अगर हमने इसी को ही एफ ऑफ 0 डिफाइन किया तो हमारी बात बन गई ना, क्योंकि लिमिट्स तो एग्जिस्ट है, दे आर बोथ इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट है, उसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एलएचएल आरएचएल दोनों सेम ही आएगा, 1 आएगा। बट वही अगर हम एफ ऑफ 0 भी बना देते तो ये बन जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो उसने पूछा है, तो इन now in the question they asked us the same thing that continuity के लिए value of the function क्या होना, it should be 1, right? Option is B for this question। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ f of 0 should be 1। क्लियर है? बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन से। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy is equals to 1 plus y square dx। इसका सॉल्यूशन निकालना है, हमें ऑप्शन से पता करना है क्या है सॉल्यूशन। तो आप ये ऑप्शन टू क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्वेश्चन टू ऑप्शन भी जा सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। बट ये तो इजी इक्वेशन है ना डिफरेंशियल, इसको जस्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में भेज दो, dy उसके साथ है ना, और यहाँ पे राइट साइड में dx है। अभी इंटीग्रेशन करो बोथ द साइड। ये लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड है। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y, और राइट साइड का x 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें चाहिए y इक्वल टू फॉर्म में आंसर, देख रहे हो ना, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ y प्लस c, ये तो दो ऑप्शन रिजेक्टेड है। तो y इक्वल टू हमें क्या दे रहा है, tan ऑफ x प्लस c, जो कि देखे रखा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। बढ़िया है, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83। यहाँ पे हमें है टू फाइंड द इंटीग्रल, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर log x प्लस sin x इनटू द ब्रैकेट इनटू cos x dx। तो आसान सा है, देख लो यहाँ पे e टू द पावर log x दे के रखा है और प्लस sin x है, फिर उसको दोनों को मल्टीप्लाई है, कौन सा टर्म, cos x टर्म। तो यहाँ पे हमें इंटू करना है, ठीक है, cos x को इंटू करना है टर्म वाइज। तो हम यहाँ पे करेंगे e टू द पावर log x इंटू cos x dx, एक पहला इंटीग्रल, और दूसरा आएगा इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू cos x। ये दोनों भी इंटीग्रल करना आसान है। इसमें से जो पहला है, मैं देखो इसको नाम दे देती हूँ i1 प्लस i2, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, i1 जो है, i1 को हम लिख सकते हैं, देखो ये e टू द पावर log x है, ये log का बेस e रहता है, तो ये हो जाएगा x इंटू cos x dx। समझते हो बात? और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बाय पार्ट्स। एक x को लेना पड़ता है u और cos x को लेना पड़ता v फंक्शन, बाय पार्ट्स करना पड़ेगा ना। ठीक है, और जो सेकंड वाला है i2 में लिख के बता देती हूँ आपको। i2 अपना क्या है, i2 हमारा इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू cos x dx। अभी ये भी प्रोडक्ट में है, बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स 2 sin x cos x, है ना। तो ये तो मुझे यहाँ पे दे रहा है इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x दे रहा, हाफ उसको मल्टीप्लाई, साइन ऑफ 2x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ 2x होता है अपॉन 2 है, ये अपॉन 2 है, बट अगेन फिर से अपॉन 2, तो टोटल हो जाता अपॉन 4। तो हमें i2 तो मिल गया, बट हमें i1 के लिए काम करना है ना, ये i1 के लिए काम करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। तो ये आ जाएगा हमें i1 इज इक्वल टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता, sin x होता, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो गया sin x, फिर x का डेरिवेटिव 1 होता। तो हमें i1 क्या मिलता है यहाँ पे, x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x, तो ये बन जाएगा प्लस cos x। इसका भी एक इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लिख देते हैं। अभी फाइनल आंसर हमें कैसे मिलेगा, i1 प्लस i2 करके। तो वो करते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे,
तो हमें I1 प्लस I2 रिक्वायर्ड I मिलेगा जो कि है x इंटू साइन एक्स। I1 की वैल्यू लिख रही हूँ मैं, ये है I1 और इसको I2 लगा दो यहाँ पे cos 2x अपॉन 4 प्लस c। अभी अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में इन बंदों ने यहाँ पे cos 2x का टर्म दे के ही नहीं रखा है, देख के रखा है क्या, किधर भी नहीं है, साइन स्क्वायर वाला टर्म दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये सेकंड का जो अप्रोच हमने इस तरह से किया, भले इससे कर सकते हैं आंसर आएगा, हमें थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पे चेंज करना होगा। देखो मैं दूसरा अप्रोच बताती हूँ, यहाँ पे पुटिंग मेथड का अप्रोच लग सकता। तो आपको इंटीग्रेशन के लिए कभी कोई मल्टीपल मेथड रहती है, जब भी आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आता, तो यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगा, आप साइन एक्स को टी बोल दो ना, साइन एक्स को टी बोल दो। अगर मैं टी इक्वल टू साइन एक्स लेती हूँ यहाँ पे, तो मुझे डी टी क्या देगा, cos x dx देगा, तो ये तो बन जाएगा dt, तो मेरा I2 इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ t dt, जो कि है t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो ये जाता है देखो आंसर के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ, फिर I2 हमें क्या आ रहा, t की वैल्यू पुट करो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा प्लस c। तो यहाँ पे I2 में लिखने जा रही हूँ प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन वाला दोनों का मिला के। तो हमें अभी आंसर दिख रहा है x साइन एक्स, ये दो ऑप्शन में x साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स है, इसमें ही है, तो यही हमारा ऑप्शन सी। समझा ना मैंने कैसे मेथड चेंज की। एक तो वो भी मेथड थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाली, बट वो मेथड यहाँ पे काम में नहीं आई क्योंकि ऑप्शंस उस तरह से थे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा अप्रोच रहना चाहिए। इंटीग्रल का हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली कौन सा अप्रोच फिक्स आपके ऑप्शन के साथ जाता है, कभी कभी ऑप्शन को देख के हमें समझना है कि हमें ये अप्रोच लगाना पड़ता, तब जाके हमें करेक्ट आंसर आता। समझ में आ रही है बात। देखो फिर बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 84 जो कि है बेस्ड ऑन द डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें आ चुका है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछा गया है। अभी cos इनवर्स x माइनस 2 का हमें क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। आपको एक बात पता होगी क्या, कि ये जो cos इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, ये इसका डोमेन क्या होता है, इट विल बी द रेंज ऑफ द कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन का रेंज क्या होता है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल ना, तो वो बन जाएगा इसका डोमेन। आपने पढ़ के रखा है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे डिफाइन है, अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, आई विल बी अपलोडिंग वेरी सून द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां से आपको ऑल द कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सून माय वीडियोस वुड बी अपलोडेड, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर दैट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हमें चीज पता है कि ये जो cos इनवर्स फंक्शन है, इसका डोमेन तो -1 to 1 फिक्स है, तो भले इसका इनपुट कुछ भी हो, तो इनपुट क्या लेना चाहिए, इनपुट जो x माइनस 2 है, इट शुड बी टेकन फ्रॉम -1 to 1। बट हमें इधर x के लिए काम करना ना, तो इधर ये x को फ्री करो, -2 है ना, इधर +2 करो बोथ द साइड, थ्रू आउट द इक्वेशन +2 कर लो। क्या मिल रहा है देखो, हमें मिल रहा है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। मतलब हमें डोमेन क्या मिला, डोमेन इज ऑल अबाउट द वैल्यूज, इनपुट वैल्यू x शुड बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1 to 3, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना हमने कैसे काम किया, हमने पेरेंट फंक्शन का डोमेन को रिमाइंड किया, वही डोमेन को इसको लागू किया, खत्म बात है ना। देखो बढ़ते आगे, 85 क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एरिया ऑफ कर्व्स। ओके, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स का है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन enclosed between the curve which is a parabola y square equal to 2x and the straight line y equal to x। एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स के लिए हमें तो पहले तो सबसे पहले देखना चाहिए ना कि एरिया कौन सा है जो enclosed है बिटवीन द कर्व्स। तो हमें कर्व्स को यहाँ पे स्केच करना होता है। ये y square equal to 2x, ये कौन सा टाइप का पैराबोला है ये पता है, ये पैराबोला है हॉरिजॉन्टल वाला, है ना। तो मैं यहाँ पे आपके लिए अच्छे से डायग्राम बना देती हूँ, बिकॉज वी हैव टू वर्क विद द डायग्राम, राइट। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 2x वाला है, और दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन देके रखा है, देखो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x, तो ये है स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x, और ये है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो ये इनके बीच का जो है ना रीजन, दिस इज द रीजन विच इज द बाउंडेड रीजन, ठीक है। आप सभी को दिख के आ रहा होगा व्हाट इज दैट रीजन, दिस रीजन इज द बाउंडेड विच आई एम शेडिंग इन द ऑरेंज, जिसका एरिया हमें निकालना है। तो आप तो देख पा रहे हो कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या है, ओरिजिन 0,0, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कैसे मिलेगा, यू हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, मतलब y इक्वल टू प्लस और माइनस √2x आएगा, और हमारे पास है y इक्वल टू x, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लस और माइनस √2x इक्वल टू x, ऑन स्क्वायरिंग कर लो, प्लस और माइनस चला जाएगा, रूट भी चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर, जो कि हमें देगा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, जो कि हमें देगा x इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो हमें पता चल गया कि ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2, तो y क्या आएगा 2, अच्छा 4 का स्क्वायर रूट, y क्या आ रहा है, y भी 2 आ रहा है, यहाँ पे तो दिख क्या रहा है ना हमें, y इक्वल टू x 2 है तो y भी 2 है, तो ये पॉइंट हमें समझी। तो हमें अभी डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे डालना है। हमें दिख क्या आ रहा है कि x इज वेरिंग फ्रॉम
0 to 2, और y कैसे वेरी कर रहा है, ये लेफ्ट, ये जो है ना, आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से यहाँ पे जा सकते हो, है ना, वर्टिकल अप्रोच। यहाँ पे ये कर्व y इक्वल टू x वाला है और ऊपर वाला कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x है। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। हमें चाहिए एरिया, एरिया का फॉर्मूला बन जाता है इंटीग्रल a टू b y2 माइनस y1 dx। ठीक है, a टू b हमें पता चला, दैट इज द रेंज फॉर x वेरिएबल, x इज वेरिंग, व्हाट आर द लिमिट्स फॉर x, 0 to 2। y2 क्या है हमारा अपर कर्व, जो कि है अपर कर्व क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ 2x, है कि नहीं। माइनस y1 क्या था हमारा, ये था हमारा y1 कर्व और ये था हमारा y2 कर्व। ठीक है, तो ये था x इंटू डी एक्स। चलो अभी इसका इंटीग्रल करेंगे, हमें मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व। तो ये इंटीग्रल ऑफ रूट 2x क्या आएगा, रूट 2 को बाहर रख सकते हो, रूट x का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, रूट x मतलब x टू द पावर हाफ, तो वो बन जाती है 3/2 पावर, है ना, माइनस x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, 0 to 2 पुट करो, 0 पुट करने से तो 0 होने वाला है, सिर्फ 2 से काम चलेगा। तो ये रूट 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स की पावर, क्या x की पावर 3/2 है, बट x कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब है और हाफ उसका स्क्वायर रूट। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 होगी, 2 होगी, माइनस ये 4/2, 2। देखो तो फिर ये क्या हो जा रहा है, ये रूट 2 इंटू रूट 2 हो रहा है, फिर ये टोटल 2 कितने, 3/2 हो गए, 8/3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर निकालते हैं, 8 इसका आंसर मैं यहाँ पे निकालने जा रही हूँ। तो एरिया इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा, 8/3 माइनस 2, दैट इज 3 to the 6, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 to the 6, राइट, 8 माइनस 6 इज 2 एंड अपॉन में 3 है, तो हमें क्या मिला, 2/3 स्क्वायर यूनिट द रिक्वायर्ड एरिया। तो इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ्रॉम द फंक्शंस कैटेगरी, इफ f(x) इज गिवन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टू। देखो वो भी पूछा है वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 0, मतलब एक्चुअली वो हमें पूछ रहा है f ऑफ x प्लस 2 f ऑफ x माइनस 2 एट 0, मतलब वो हमें क्या पूछ रहा, वो हमें पूछ रहा है व्हाट इज f ऑफ 2 प्लस f ऑफ माइनस 2 ना, खत्म बात, ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूट करो, f ऑफ 2 कितना आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस f ऑफ माइनस 2 कितना आएगा, 2 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। अभी देखो इसको लेना पड़ता हमें ब्रैकेट में, ये वैल्यू को, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 4, ये माइनस है, कितना आ रहा है, -4 है ना, ये तो 0 हो जा रहा, फिर ये आधा आ रहा -4 -8 इंटू -1 प्लस 8, तो ये आ रहा हमें आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है ये सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 87, इफ x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n, देन व्हाट इज dy बाय dx इक्वल टू, हमें निकालना है dy बाय dx, और ये कौन सा टाइप का फंक्शन आया है, इम्प्लिसिट फंक्शन आया, तो हमें यहाँ पे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, x टू द पावर m y टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, u v रूल होगा, तो x टू द पावर m y टू द पावर n का डेरिवेटिव n टाइम्स y टू द पावर n माइनस 1 dy बाय dx होता, प्लस y टू द पावर n एज इट इज, ये m टाइम्स हो रहा, तो ये m टाइम्स x टू द पावर m माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, dy बाय dx की टर्म को हम लेफ्ट में रखेंगे, n टाइम्स x टू द पावर m y टू द पावर n माइनस 1, इसको राइट साइड में भेज देते हैं, तो ये होगा माइनस m y टू द पावर n x टू द पावर m माइनस 1। तो देखो अभी dy बाय dx हमें क्या मिल रहा, राइट हैंड साइड था हमारा माइनस m, देखो माइनस वाले दो ऑप्शन है तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, कभी कभी अगर माइनस वाले एक ही ऑप्शन देते तो आप उसी से जा सकते, यू नीड नॉट सॉल्व फर्दर, राइट, बट हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव गॉट टू ऑप्शंस विद द माइनस, तो माइनस y टू द पावर n x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन क्या है n x टू द पावर m y टू द पावर n माइनस 1, है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिलेशन होगा, एक तो यहाँ पे x टू द पावर ये -1 है, राइट, तो इसको मैं अगर लिखने जाऊँ तो ये जो y टू द पावर n ऐसा ही है, ये डिनोमिनेटर वाला y टू द पावर n इंटू में ऊपर आएगा y, सिमिलरली x टू द पावर m का इंटू में x टू द पावर m है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसका अपॉन x आएगा, इधर हमारा हमने ये लिख लिया जो भी था, है ना, और यहाँ पे मैंने एक ये टर्म हमने नहीं लिखी है, ये टर्म लिख देते हैं x टू द पावर m, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा, यहाँ पे ये y टू द पावर n x टू द पावर m कैंसिल हो रहा, और हमें आ रहा माइनस my अपॉन nx, तो ये हमारा dy बाई dx माइनस my अपॉन nx, माइनस my अपॉन nx देके रखा है ऑप्शन बी में। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के इंटीग्रल को आपको अच्छे से समझना है कैसे करना है, इसके लिए हिंट होती है जो मैं आपको बताऊंगी, ऑल द सिमिलर यू कैन सॉल्व इट इजीली, एक टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म आप मान लो,
देखो क्या है हमें, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर n+1। अभी ऐसा वाला प्रीवियस इंडी एग्जाम में और लेटेस्ट एग्जाम में भी आ चुका है। इसको इन लोगों ने कैसे दिया था, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इंटू x² + 1 करके दिया था, या तो इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल डबल dx हो गया यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² इंटू x³ + 1। आप दिख के आ रहा है आपको पैटर्न क्या है, यहाँ पे x ही रहता हमेशा, x ही रहता। तो यहाँ पे क्या है, ये x टू द पावर n+1, ये n कुछ भी हो सकता, बट इसको इंटू में रहता x हमेशा। तो ये सभी टाइप के इंटीग्रल्स इसी कैटेगरी में आते हैं जो मैं बता रही हूँ। इसका प्रोसेस क्या रहता है, इसका प्रोसेस रहता है कि आपको यहाँ पे पुटिंग करना, एडजस्टमेंट करना रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द जस्ट 1 पावर लेस देन दिस पावर। क्या है यहाँ पे x टू द पावर n है ना, तो आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x टू द पावर n-1 करना। मतलब इधर x² रहता तो आपको x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहता, अगर इधर x³ रहता तो x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहता, एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, अभी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखो इंटीग्रल के अंदर होगा ये चीज, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, तो हमारे पास इधर न्यूमरेटर में इधर 1 है, तो हम इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x टू द पावर n-1 कर रहे हैं। तो ये x क्या बन जाएगा, ये x बन जाएगा पावर n, है ना, +1 ऐड हुआ ना उसमें, इंटू में है हमारा x टू द पावर n+1। अभी क्या करना रहता है, नेक्स्ट स्टेप पुटिंग, इसको पुट कर लो, पुट x टू द पावर n+1 इक्वल टू t। ठीक है, इसको हम लोग पुट कर लेंगे t, तो हमें देगा ये n x टू द पावर n-1 dx इज इक्वल्स टू dt, दैट इज x टू द पावर n-1 dx क्या हो गया, dt बाय n हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, हमारा क्वेश्चन इंटीग्रल i क्या बन जा रहा, ये हम i ले लेते हैं, i हमारा बन जा रहा है न्यूमरेटर में, इसका वैल्यू क्या मिला हमें, इसका वैल्यू हमें मिला dt बाय n, तो बाय n को हम लोग बाहर ले लेते हैं, dt में है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखो ये क्या चीज है, x टू द पावर n, इसको यहाँ पे 1 को यहाँ पे भेज दो, t-1 लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट क्या थी, t, है ना। तो अभी ये क्या बन जा रहा है, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हैंडल कर सकते हैं ना। हमें ये दे रहा 1 अपॉन में क्या दे रहा, t इंटू t-1 दे रहा है, राइट। देखो t इंटू t-1 दे रहा, तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से जाएंगे अभी, ओके। पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड में यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ, तो हम क्या लेंगे, 1 अपॉन t इंटू t-1 को हम लोग लेंगे a अपॉन t प्लस b अपॉन t-1, और इसको सॉल्व करेंगे। 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू t-1 प्लस bt। अभी a एंड b कैसे निकालने, यहाँ पे शॉर्टकट रहता है, t इक्वल टू जब आप 1 पुट करोगे a एलिमिनेट होकर b देगा, और जब t को 0 पुट करोगे b 0 हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, a मिलेगा। तो हम पुट करेंगे t इक्वल टू 1, तो ये हमें देगा b की वैल्यू जो कि है 1। हम पुट करेंगे t इक्वल टू 0, ये हमें दे रहा a की वैल्यू -1 आ रही है, देखो। तो हमें पता चला कि, सो लेट्स राइट डाउन द इंटीग्रल नाउ, व्हाट डिड वी गेट, वी गॉट i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n टाइम्स इंटीग्रल ऑफ a बाय t, a की वैल्यू मिली हमें -1 ना, -1 बाय t, और इसको dt लगा लेते हैं, फिर प्लस 1 बाय n टाइम्स इंटीग्रल ऑफ b बाय t-1, b क्या मिला 1 बाय t-1 dt। अभी इसका इंटीग्रल लिख दो, हो जाएगा हमारा आंसर, i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 बाय t का इंटीग्रल लॉग ऑफ t होता ना, तो ये हो जाएगा -1 बाय n लॉग ऑफ t प्लस ये 1 बाय n लॉग ऑफ t-1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे x की वैल्यू हमारा जो t है ना वेरिएबल, इसको रिप्लेस करना फिर से x में, x की क्या थी हमारा, t की वैल्यू क्या थी, x टू द पावर n+1, ये था ना हमारा t, तो इसको हम लिख देते, फिर i इज इक्वल्स टू ये 1 बाय n को बाहर लेके एक बार मैं पहले इसको लिख देती हूँ, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ t-1 अपॉन t करके लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो अभी इसमें आप वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करने से आपको आंसर दिख जाएगा, दिस इज 1 बाय n टाइम्स लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या थी, x टू द पावर n+1, ये -1 कटेगा, x टू द पावर n आएगा, डिनोमिनेटर में x टू द पावर n+1 प्लस c, तो ये क्या है, देखो ऑप्शन 1 बाय n कहाँ पे है, 1 बाय n हमारे यहाँ पे, देखो ये वाला आएगा, न्यूमरेटर x टू द पावर n में आ रहा है ना लॉग का, और डिनोमिनेटर x टू द पावर n+1, तो ये है हमारा ऑप्शन ए, है ना। बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन था, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ x-1। इसका ग्राफ पता है आप सभी को, ये कहाँ पे कट करता है x एक्सिस को 1 पे, बिकॉज एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे y 0 होता, तो ये इस टाइप का ग्राफ है, ये x इक्वल टू 1 वाला। तो आप देख रहे हो ना, ये इसका जो रेंज है, इट इज द पॉजिटिव y वैल्यू, राइट, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मिनिमम क्या है, 0 है। तो एट x इक्वल टू 1 मॉड ऑफ x-1, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट y, ये बन जाएगा 0, और इसकी मिनिमम वैल्यू तो यही है, इसको कुछ सॉल्व करते हैं,
बैठने की जरूरत नहीं है। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? 0। कोई भी मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 ही होती, ठीक है। तो ये क्या है फिर? ऑप्शन नंबर ए है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the value of k such that the integration of this particular function with respect to x may be a rational function? ये इसका इंटीग्रेशन रेशनल फंक्शन होने के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अभी इसका हम इंटीग्रेशन तो पहले निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4k अपॉन x dx है, ठीक है। इसको मैं बोल देती हूँ i इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा? ये x को सेपरेट करो क्योंकि ये डिवीजन ऑफ 2 है, ये रेशनल फंक्शन है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, इसको हम लोग डिवाइड बाय x करेंगे थ्रू आउट। तो ये क्या देगा? 3x प्लस 8 बाय एक्स माइनस 4k बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। अभी इसका इंटीग्रेशन तो आसान है। 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन आपको पता है ना, x टू द पावर 2 बाय 2 होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 8 अपॉन x मतलब 8 ln x माइनस 4k को बाजू में रख दो, 1 बाय एक्स का फिर से क्या होगा? ln x होगा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम अभी ठीक से लिख लेंगे 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे देखो ये ln x टर्म कॉमन है और इसको मल्टीप्लाई हो रहा है 8 माइनस 4k। तो अभी यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था क्या चाहिए था? इंटीग्रेशन जो है रेशनल फंक्शन चाहिए था। तो ये तो रेशनल फंक्शन है, अच्छी बात है, बट यहाँ पे ये भी रेशनल होने के लिए ये जो टर्म है ये क्या होना जरूरी है? 0 होना जरूरी है, क्योंकि ये ln x है ना, ये इंटीजर वैल्यू भी देने के चांसेस है ना। ये या तो ये वैल्यू ऐसे देगा कि वो रिजल्टेंट नॉन रेशनल नंबर भी आएगा। तो हमें मेन यहाँ पे मैटर करता है 8 माइनस 4 के, ये क्या होना? 0 होना, सो दैट द ln x टर्म गोज टू 0। तो यहाँ पे इसीलिए फॉर रेशनल फंक्शन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? ये जो ln x का जो कोएफिशिएंट है 8 माइनस 4k ये 0 रहना। तो 8 इक्वल टू 4k मतलब k इक्वल टू 2, क्योंकि ये यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता टोटली ये ln x के टर्म पे, क्योंकि ठीक है ln x के टर्म पे ये ln x तो आपको पता है इट इज एनी रियल नंबर, यहाँ पे रेशनल भी है इरेशनल नंबर है। ln x का जो आउटपुट है आपको पता है ना, ln x बिलोंग्स टू व्हाट? क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ln x कभी 0 नहीं होता, तो 0 तो यही टर्म हो सकती है, ये रियल है कोई भी रियल, बट हमें इरेशनल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेशनल चाहिए, तो इसको ही 0 बना दो, ये बचा हुआ तो कैसे भी रेशनल ही होना है। समझ में आ रहा है ना लॉजिक? तो इसीलिए मैंने वो टर्म को इक्वेट किया 0 से, देन यू गॉट k इक्वल टू 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 91। कंसिडर द फॉलोइंग statements for this particular function f of x is equals to e to the power minus of mod x। चेक करो the function is continuous at x equal to 0 और differentiable at x equal to 0। जब भी ये मॉडुलस वाला आपको दिख जाता है फंक्शन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए, आपको सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना रहता है, क्योंकि आपको पता है क्या पता है? मॉड ऑफ एक्स इज x when x is greater than equal to 0 and it is minus x when x is less than 0। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर लो। हम डिफाइन करेंगे e टू द पावर माइनस ऑफ मॉडुलस x को, तो ये क्या होगी? e टू द पावर माइनस तो बाहर का है, मॉडुलस की वैल्यू x रहेगी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट विल बी माइनस ऑफ x, तो बन जाएगा प्लस x, है ना, माइनस ऑफ माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये एक्चुअली क्या बन जा रहा है? e टू द पावर x बन रहा। समझ में आ रहा है ना ये? तो अभी हमें क्या चेक करना? सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको LHL RHL निकालना रहता है ना, LHL RHL निकालना रहता है। तो आप LHL कैसे निकालोगे? लिमिट h टेंस टू 0 लेके f एट 0 माइनस h करना होता। मैं डेफिनेशन से बता रही हूँ आपको, ठीक है। 0 माइनस h करना था ना LHL के लिए, h टेंस टू 0 स्मॉल नंबर लेके हमें 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि 0 पे ही तो फंक्शन स्प्लिट हो रहा है ना। तो ये क्या दे रहा? फिर लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस ये कौन सा लेंगे? बाय द वे हम लोग LHL की बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शन लेंगे e टू द पावर माइनस h। तो हमने तो ले लिया फंक्शन e टू द पावर माइनस ऑफ x, क्योंकि हमें x लेस देन 0 के लिए लेना था फंक्शन, है ना, तो ये ले लिया। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? माइनस h, तो ये जो e टू द पावर x है ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस h, और इसका वैल्यू क्या रहा लिमिट का? ये देख लो, ये आएगा e टू द पावर 0 1 आएगा। अभी RHL आप निकाल लो, RHL क्या आएगा? RHL जो है लिमिट h टेंस टू 0 ही लेंगे, बट f ऑफ 0 प्लस पे 0 प्लस h का निकालेंगे, है ना। 0 प्लस h के लिए मतलब इस डोमेन के लिए ये हमारा फंक्शन है, तो इसके लिए फिर क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस x था, x की जगह पे h, तो यहाँ पे आएगा माइनस h, तो ये भी फिर से क्या रहा? e टू द पावर 0 1। तो LHL RHL तो सेम है। अभी f ऑफ 0 भी निकाल लो ना, f ऑफ 0 क्या आएगा? e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड 0 दैट इज e टू द पावर 0 विच इज 1 ओनली।
तो हमने देख लिया कि LHL इज सेम एज RHL इज सेम एज f ऑफ 0, मतलब पहली बात तो सही है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। अभी मैंने इतना सारा सॉल्व करके आपको बताया, यहाँ पे ये क्वेश्चन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हिंट होती है, आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। ये जो मॉड फंक्शन है, ये मॉड एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट 0 बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। तो यहाँ तो आंसर बन जाता है कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बट मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से प्रूव करके बता दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने कंटिन्यूटी के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये कंटिन्यूस कैसे हुआ। अभी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास फंक्शन है ना, ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने जो डिफाइन करके रखा है RHD और LHD निकालने के लिए। जब आप LHD की बात करते हो, LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो आप किसका डेरिवेटिव लोगे, वो जो फंक्शन डिफाइंड है 0 माइनस का, ये वाला फंक्शन यहाँ पे कौन सा डिफाइंड है, ये डोमेन के लिए e टू द पावर x है ना, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव आएगा e टू द पावर x, बट एट x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा। RHD निकालने जाओ, अभी RHD के लिए कौन सा फंक्शन ले रहे हो आप, ये वाला ले रहे हो, है ना, ये डोमेन वाला ले रहे हो, तो e टू द पावर माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आएगा, और x इक्वल टू 0 पे उसको सॉल्व करो, क्या देगा, ये -1 देगा, विच इज नॉट इक्वल है कि नहीं। तो LHD RHD इक्वल नहीं आएगा, इसीलिए क्या है, सेकंड स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये रॉन्ग है। तो इसका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है बात, बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इनटू कोसाइन एक्स, ये है हमारा फंक्शन जिसके हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो आपके पास तो एक अप्रोच है AOD करके, जिसमें आप डेरिवेटिव करते हो, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेके स्टेशनरी वैल्यूज निकालते हो, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके आप मैक्सिमम मिनिमा निकालते हो। बट जब फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, आप वो प्रोसेस को अवॉइड करो क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। बट इजी प्रोसेस क्या होता, हमारा पेरेंट फंक्शन का सबका डोमेन और रेंज हमें पता करके रखा ना, ये sin x इंटू कॉस एक्स को अगर मैं 2/2 से एडजस्टमेंट करती हूँ, तो मुझे दिख के आ रहा है कि ये है हाफ टाइम sin 2x का फंक्शन। अभी sin 2x तो एक पेरेंट फंक्शन है जिसका क्या बोलते हैं, रेंज हमें पता है, -1 लेस देन इक्वल टू sin 2x लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या चाहिए आपको, हाफ मल्टीप्लाई में चाहिए, तो मल्टीप्लाई करो हाफ थ्रू आउट, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2x/2 लेस देन इक्वल टू हाफ। तो आप देख रहे हो ना, ये जो फंक्शन है हमारा फंक्शन f ऑफ x का हमें रेंज मिल गया। हमारा जो फंक्शन f ऑफ x है वो -हाफ से हाफ के बीच में लाई करता है, तो हमें क्या चाहिए, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो क्या है मैक्सिमम वैल्यू, हाफ है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ऑप्शन सी है इसका राइट चॉइस। तो ये देखो आसान पड़ता, AOD में थोड़ा सा लेंदी जाता, बट यू विल गेट द सेम आंसर। I'm saying you should not avoid AOD for each and every question. You can avoid it for such a trigonometric function जहाँ पे आप simple approach से कर सकते हो, तो यही approach करो, AOD का मत जाओ, ठीक है। देखो अभी another question है हमारा 93 जो कि है लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस x माइनस 2/0। चेक कर लो 0/0 है क्या, है ना 0/0, तो ये 1 + 1 2 - 2 0/0, 0/0 है, तो क्या करोगे, एल हॉपिटल लगाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको मत जाओ, टाइम लगेगा, टाइम उतना लगेगा भी नहीं, बट ठीक है अवॉइड कर सकते हैं, इजी है ना। तो हम लगाएंगे कौन सा रूल, एल हॉपिटल रूल यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। एल हॉपिटल रूल बोलता है कि लिमिट को किस में पुट करना, उसके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स में, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेके न्यूमरेटर में पुट करना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिमिटिंग वैल्यू पुट करना। तो ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिखो 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव 3 टू द पावर x log 3, 3 टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव -1 आएगा ना इंटू में, तो 3 टू द पावर माइनस x इंटू log 3, देन माइनस ऑफ 2 का डेरिवेटिव 0 होता अपॉन x का 1, तो इसमें x की वैल्यू पुट करो 3 टू द पावर 0 log ऑफ 3 माइनस 3 टू द पावर 0 log ऑफ 3 होता। ये तो देखो ये तो क्या हो जा रहा, सेम टू सेम 0 हो जा रहा, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, इसको u बोल लेते हैं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू द cot इनवर्स x, उसको v ले लेते हैं। तो ये कौन सा टाइप का टॉपिक पे बेस्ड है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जिसमें आप क्या करते हो बेसिकली, जो पहला फंक्शन है उसको u बोलते हैं और दूसरा फंक्शन जो दिया है उसको v बोलते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको निकालना है du/dv। तो अभी ये हो जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन, क्योंकि u एंड v बोथ द वेरिएबल्स आर फंक्शंस ऑफ x, both the variables these are the functions of the variable x only। तो du/dv कैसे निकालते, du/dx करते, उसको डिवाइड में लगाते dv/dx, है ना। तो वही करना है अभी हमें, du/dv निकलने जा रही हूँ मैं, du/dv क्या आएगा, देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लगाओ 1/1 + x², और cot इनवर्स का होता है -1/1 + x²। तो ये तो आपको दिख के आ रहा ना, इसका जो रेशियो है -1 है, तो इसका आंसर क्या है फिर, ऑप्शन ए है।
बढ़ते आगे, फिर देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा 95th क्वेश्चन। द फंक्शन u ऑफ x, y इज इक्वल टू c। ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये जो फंक्शन u है ना, इट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, ये u फंक्शन में x इंटू वाई के टर्म्स रहने के चांसेस है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन को। तो वो क्या चीज है, तो वो फंक्शन कौन है, हमें ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार लिख दो आपके लिए, x इंटू डी एक्स माइनस डी वाई प्लस वाई इंटू डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी आपको एक चीज यहाँ पे पता है कि ये x dx प्लस y x इंटू डी एक्स, ये जो है ना, ये टर्म कैसा x और dx इसके साथ में है, और ये y और उसका डिफरेंशियल dy के साथ में। तो इन दोनों को तो साइड में रख दो। तो इन दोनों को हम लोग साइड में लिख देते हैं, x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई को मैंने साइड में लिख दिया, और बचे हुए जो दो टर्म है, ये दो टर्म में से माइनस को बाहर ले लो, तो ये आएगा x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये चीज अभी देखो, ये ब्रैकेट वाली चीज क्या बता रही है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, जो कि होता है x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। और ऐसे ही फॉर्मेशन बनाना, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि u ऑफ x वाई इज इक्वल टू c, ये फॉर्म का फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, फिर ये हम लिखेंगे x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू 0। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तब जाके हमें फंक्शन मिलता है ना, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा थ्रू आउट द इक्वेशन। तो इंटीग्रेट करेंगे अभी, इंटीग्रल ऑफ x dx देन प्लस इंटीग्रल ऑफ y dy देन माइनस में इंटीग्रल ऑफ d ऑफ x into y, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे अच्छे से ध्यान में दो, इंटीग्रल ऑफ x क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 होगा, इंटीग्रल ऑफ y y स्क्वायर बाय 2 होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव कैंसिल ईच अदर, x y ऐसे कैसे आएगा, राइट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, राइट। तो इसको हम देख पा रहे हैं कि ये आ रहा x स्क्वायर बाय 2, ओके, x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं c प्लस x इंटू वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके दे सकते हैं कि ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy प्लस 2c। अब ये 2c तो कांस्टेंट है ना, इसको हम लोग फाइनल में लिख के देते कि इसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमें क्या आंसर दे रहा है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy प्लस c, तो ये हमें आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आई आपको प्रोसेस? तो ये ऐसे अप्रोच करना था, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे जो u फंक्शन है, ये u फंक्शन जो है हमारा, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल x कॉमा y। तो हमने इसलिए वो चीज को ध्यान में रखते हुए ये इसको इस तरह से बनाया, और इसका इंटीग्रेशन, इसका ऑलरेडी इधर डेरिवेटिव था, तो उसका इंटीग्रेशन करने से एंटी डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, एक्स वाई वैसे के वैसे बच गया। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर हमें आंसर मिला। क्लियर है प्रोसीजर? देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 96 है, जो कि है अबाउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 इंटू कोसाइन ऑफ a प्लस पाई बाई 3 वेर a इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी ये क्या फंक्शन है, आप देख लो, ये है 3 टाइम्स कोसाइन ऑफ a प्लस पाई बाई 3। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ये a है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो पेरेंट फंक्शन है ना, जिसका रेंज तो हमें पता ही है ना। तो हमें तो पता है कि -1 लेस देन इक्वल टू कोसाइन ऑफ a प्लस पाई बाई 3 लेस देन इक्वल टू 1। ये रेंज तो कोसाइन के हर एक फॉर्म ऑफ द फंक्शन को काम आती है। इधर cos ऑफ 2x रहने दो, 3x रहने दो, 100 रहने दो, कुछ भी रहने दो। यहाँ पे ये जो एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल दैट लाइज बिटवीन -1 to 1। बट हमें क्या चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ दिस कोसाइन। 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 करो, -3 लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ a प्लस पाई बाई 3 लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपको दिख के आ रहा है ना, ये है हमारा फंक्शन y। तो y is belonging to the range of -3 to 3 क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिख क्या है, मैक्सिमम ऑफ y is what, it is 3, और मिनिमम कितना है, मिनिमम ऑफ y is -3। हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, मिनिमम पूछा गया, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। क्लियर है बात? तो बढ़ते आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फंक्शन f of x is given which is ln x function, mention that it increases in the interval 0, infinity। सेकेंड दिया गया है, द फंक्शन f of x इज इक्वल टू tan x इंक्रीजेस इन द इंटरवल -π/2, π/2। तो यहाँ पे हमें पहचानना है कि विच स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपने पढ़ के रखा है कि ये जो ln x का डोमेन है, राइट, ये ln x फंक्शन के लिए f of x इज इक्वल टू ln x के लिए ये x क्या रहता है, इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी।
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है। ये ln ऑफ 1 0 रहता है ना, तो यहाँ पे 1 पे ये 0 होता, फिर जैसे बढ़ते जाता अबाउ 1 ये बढ़ता जाता, राइट, एंड बिलो 1 देते, बिलो 1 अबाउ 0 वैल्यू देते तो ये निगेटिव में आता जाता, ठीक है। तो इस तरह से क्या रहता है ग्राफ ऑफ दिस ln x फंक्शन। ये ग्राफ ऑफ ln x है, जहाँ पे एट 1 पे क्या होता है ln 0, ln ऑफ 1 क्या हो जाता 0 हो जाता, ठीक है। ये हमारा ग्राफ ऑफ ln x। तो अभी उन्होंने क्या बोला, इट इंक्रीजेस इन द इंटरवल 0, इंफिनिटी, 0, इंफिनिटी पे इंक्रीज हो रहा क्या, आपको दिख के आ रहा क्या, जब मैं x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट दे रही हूँ तो ये क्या है, यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू में आउटपुट ले रहा। जब मैं अबाउ दे रही हूँ 0.5 1 दे रही हूँ तो ये पॉजिटिव में आया, 1 पे 0 हो गया, फिर अबाउ 1 देने जा रही हूँ तो बढ़ते जा रहा, तो ये इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी क्लियरली दैट, फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी क्लियरली दैट ln x इंक्रीजिंग मतलब अपवर्ड एरो इन द ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या देके रखा, tan x फंक्शन, वो भी कहाँ के कहाँ बीच में लेना, -π/2 to π/2। अभी उसका ग्राफ मैं स्केच करके बताती हूँ सेकंड का आपके लिए। देखो आपको पता है ये है x एक्सिस, ठीक है, ये है हमारा वर्टिकल y एक्सिस, ठीक है। ये लेते हैं π/2 और ये लेते पाई, ठीक है, और यहाँ पे -π/2 और ये -π, ठीक है। अभी आपको पता है tan ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता। जैसे हम लोग x इनपुट 45 डिग्री देते हैं, tan क्या हो जाता है 1 वैल्यू लेता, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग और देने जाते हैं, जैसे हम लोग जो कम वैल्यू देंगे मतलब 30 देंगे, tan 30 कितना होता 1/√3 होता, विच इज अबाउ 0 बट लेस देन 1/√3 होता ना, राइट। तो ये ऐसे करके क्या होने लगता, ये बढ़ने लगता। बट ये π/2 जब देंगे, वो π/2 पे क्या होता है, वो इंफिनिटी लेता, बट पता नहीं व्हाट इज दैट इंफिनिटी। इधर भी -π/2 पे इसका नेचर ऐसे ही रहता। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, इसलिए हम लोग वी ड्रॉ द टू वर्टिकल लाइंस, x इक्वल टू -π/2 एंड x इक्वल टू π/2, ये दो लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो tan x फंक्शन है उसको रीच करने की कोशिश करता है, बट उसको रीच नहीं कर पाता, इन्फिनिटी जाता ना tan π/2, इन्फिनिटी क्या नंबर है हमें नहीं पता, तो ये इस तरह का इसलिए ग्राफ आता, ठीक है, इस तरह का ये ग्राफ आता। तो आप यहाँ पे अभी इन लोगों ने बोला है कि -π/2 to π/2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिख रहा, क्या आपको इंक्रीजिंग दिख के आ रहा है क्या, इट इज क्लियर ना, दिख के आ रहा है कि नहीं। देखो जैसे आप x पॉजिटिव दे रहे हो, 0 दे रहे हो, अबाउ 0 दे रहे हो, तो ये बढ़ रहा, बिलो 0 पे है ये नीचे वाला, ये ना निगेटिव निगेटिव वाला है, मतलब नीचे से ऐसे 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 आके फंक्शन तो बढ़ ही रहा ना, बढ़ ही रहा कि नहीं बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। तो आपको क्लियर है कि नहीं अभी कि ये फंक्शन क्या है, tan x भी क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे तो हमें दोनों भी स्टेटमेंट क्या आएगी, करेक्ट आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि tan x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -π/2 to π/2। क्लियर है ना आपको सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा फिर, ऑप्शन सी रहेगा, है ना, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल्स टू 1/x-1। भी ये किस टाइप का ग्राफ है, y इक्वल टू 1/x-1। ये ग्राफ आप अगर ड्रॉ करने जाओ तो विजुअलाइज कर सकते हो क्या ग्राफ को। उन्होंने हमें पूछा है ये ग्राफ के बारे में, द डोमेन इज x बिलोंग टू r, x इज नॉट इक्वल टू 1। ये तो सही बात है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफाइन होगा, तो यहाँ तक तो सही है। एंड क्या बोला, द रेंज इज द सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रियल्स इसका रेंज रहेगा क्या, सेट ऑफ रियल्स रेंज रहने की जरूरी है क्या, यहाँ पे तो 0 आ ही नहीं रहा है, तो सेट ऑफ रियल्स की बात ही नहीं हुई, इधर 0 तो आता ही नहीं, तो पहला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो डिस्कार्ड मेथड से करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ तो विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम लोग देखो डिस्कार्ड मेथड से जाते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते। द डोमेन इज सेट ऑफ ऑल x बिलोंग टू r, x नॉट इक्वल टू 1, यहाँ तक सही है। द रेंज इज सेट ऑफ ऑल y बिलोंग टू r, y नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है क्या। देखो हम लोग पता कर लेते हैं, हम रेंज कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, ये x-1 इक्वल टू 1/y, तो x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1, तो ये क्या आता है 1 प्लस y/y। तो रेंज हमें दिख क्या रहा है कि y क्या होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 0, तो आउटपुट कभी भी 0 आएगा ही नहीं, तो आउटपुट तो है ही नहीं। इसके अलावा ये कुछ भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव निगेटिव बेस्ड ऑन द इनपुट। एंड द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट 0, -1। ये कैसे पता करते हैं, इंटरसेक्ट्स y एक्सिस कैसे पता कर सकते हैं आप, x इक्वल टू 0 रखना तो y इक्वल टू -1 आएगा, तो ये सही बोल रहा बंदा, बी ऑप्शन सही जा रहा। बट हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते सी और डी भी रॉन्ग है क्या, तभी हमारा बी कंफर्म हो गया। बी तो हमें सब कुछ सही लग रहा, ठीक है, बी तो सही सही लग रहा, क्योंकि हमें दिख क्या है कि ये हमारा क्या है, एफ इनवर्स y है ना, इनवर्स फंक्शन है, जिससे हमें रेंज पता करने में हेल्प होती है। और देखो सी में क्या बोला बंदा, द डोमेन इज द सेट ऑफ रियल्स एंड द रेंज इज द सिंगलटन सेट, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है। डोमेन इज सेट ऑफ रियल्स हो ही नहीं सकता, इधर तो 1 इंक्लूड ही नहीं होता,
क्योंकि एट 1 पे ये 0 हो जाता। समझ में आ रहा है कि मेरा अप्रोच? इसका ग्राफ बनाना डिफिकल्ट है तो हम लोग ऑप्शन से जा रहे हैं, समझ रहे वन बाय वन ऑप्शन इसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता। और ऑप्शंस में उन्होंने क्या दे के रखा, डोमेन रेंज के बारे में बोल के रखा। द डोमेन इज सेट ऑफ ऑल x नॉट इक्वल टू 1, यहाँ तक तो सही है। एंड द रेंज इज सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, ऐसा तो है ही नहीं, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि y कभी भी 0 नहीं आता, y एक्सिस पे तो 0 भी है, तो ये d भी रॉन्ग है, c भी रॉन्ग है, a भी रॉन्ग है, तो डिस्कार्ड मेथड से हमें मिल गया करेक्ट ऑप्शन बी। और वो वैलिड भी, हमने चेक भी किया ना इनवर्स फंक्शन निकाल के कि इसका रेंज का जो फंक्शन आता ये y 0 नहीं लेता, आउटपुट 0 है ही नहीं, 0 के अलावा कुछ भी रियल नंबर है। तो इसका सबसे अच्छा बढ़िया आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा बी है कंपेयर टू द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, चलो फिर बढ़ते आगे। 99th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ln ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू x। कैसे करेंगे सॉल्व, सॉल्यूशन निकालना है, सिंपल है, ln को राइट में भेज दो, ln मतलब बेस e रहता है तो e टू द पावर x बनेगा राइट में। अभी इसको लिखो, कैसे लिखोगे, dy इज इक्वल टू e टू द पावर x dx, इंटीग्रल करो बोथ द साइड, तो ये बनेगा y, 1 का इंटीग्रेशन y और e टू द पावर का इंटीग्रेशन e टू द पावर प्लस c, है ना। बट उन्होंने ऑप्शन दे के रखा क्या, अच्छा दे के रखा है, चलो इसी ऑप्शन से जाएंगे, सही तो है वो। क्लियर है कि नहीं आपको सॉल्यूशन इसका 99th क्वेश्चन का। अभी देखते हैं हमारा 100th क्वेश्चन जो कि है दे के रखा है, लेट एल बी द लेंथ एंड बी बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल सच दैट एल प्लस बी इक्वल टू कितना के, देन व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है। अभी एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा एल इंटू बी, एरिया क्या होता है एल इंटू बी। अभी ये क्या के यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे लेंगे, एल एंड बी इसके वेरिएबल्स है। एरिया कैसे वेरी होती है, एज लेंथ चेंज ब्रेथ चेंज। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से किसी को एक को उठाओ, समझो मैंने एल को उठाया, एल को मैंने लिखा के माइनस बी इक्वल टू बी, तो ये बन गया फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल। तो मैं अभी एरिया को, एरिया फंक्शन को एरिया एज अ फंक्शन ऑफ बी लिखूंगी, है ना, ये के बी माइनस बी स्क्वायर आएगा, सॉरी। हाँ, तो अभी क्या करो, अपना एओडी का अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट तो नहीं जाएंगे, एओडी से जाते हैं अच्छे से प्रोसेस। तो ए डैश बी निकाल दो, फिर ये क्या आएगा, ए डैश बी के माइनस टू बी, इसको इक्वल टू 0 करो, हमें के की वैल्यू दिख के आ रही है 2b, मतलब हमें बी की वैल्यू दिख के आ रही है के बाई 2। ए की वैल्यू मिलेगी ना, उसी से मैक्सिमम निकालो ना, ए की वैल्यू मिला है तो और क्या करना है आपको, आपको टेस्ट करना है तो कर सकते हो। डबल डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है, डी स्क्वायर ऑफ ए ऑफ बी निकालना है, राइट, तो इसके लिए आपके पास पहला डेरिवेटिव है ना, देखो ये माइनस टू बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, विच इज लेस देन 0, मतलब पक्का उसको मैक्सिमम ही है। तो मैक्सिमा एग्जिस्ट एट b इज इक्वल टू के बाई 2, तो मिल गया। चलो मैक्सिमा निकाल लेते हैं, हम एरिया में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया में b की वैल्यू, एरिया हमने b के फॉर्म में निकालना ना, तो ये था के बी माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी पुट करो, यहाँ पे बी को पुट करो, के इंटू बी की वैल्यू के बाई 2, राइट, के इंटू बी की वैल्यू हमने पुट की, माइनस बी का स्क्वायर, तो ये है के स्क्वायर बाई 4, तो ये क्या हो जा रहा, के स्क्वायर बाई 2 माइनस के स्क्वायर बाई 4, इसका एलसीएम 4 आता, तो 2 माइनस 1 1 बाई 4 के स्क्वायर आएगा, दैट इज के स्क्वायर बाई 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्लियर है सॉल्यूशन, आसान था। प्रोसेस क्या था इसका, हमें पता है एरिया इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एल एंड बी, बट उन्होंने उसको एक वेरिएबल में बनाने के लिए ये इक्वेशन दे के रखी थी, तो उसको हमने यूज करके उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एओडी का अप्रोच लगाया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी किया, उसको इक्वेट टू 0 किया, बी की वैल्यू मिली, एक ही मिली तो वही हो सकती है ना, बट हमने फिर भी क्रॉस चेक किया, डबल डेरिवेटिव निकाल के, निगेटिव है तो वो जो पॉइंट है स्टेशनरी पॉइंट, वहां पे हमें मैक्सिमम मिलता है ना। क्लियर है, तो मैक्सिमम मिल गया, वो मैक्सिमम हमने निकाल लिया एरिया के फॉर्मूले में पुट करके, जिसको हमने बी के फॉर्म में लिख के रखा था, उसको पुट किया, हमने सॉल्व किया, के स्क्वायर बाय 4 में आंसर आया। क्लियर है सॉल्यूशन, होपफुली ऑल द सॉल्यूशंस आर clear, so discuss in this particular session. Stay tuned to Maths and Matrix for getting more such video for your preparation towards your upcoming NDA written exam. Do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I'll be keep getting such important videos for your preparation towards NDA written exam. Thanks for watching this video. I would meet you in the next.